हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र एरन, लेक्चरर गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल, एक बार फिर आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स की एक नई सीरीज के साथ पुनः उपस्थित हूँ। पिछली बार आपने देखा था कि मैंने डिप्लोमा मैथमेटिक्स के जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उसके लिए वीडियो लेक्चर की एक सीरीज़ आपको दी थी, लेकिन वहाँ पर हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ा था। अब हमारे पास कॉलेज की तरफ से एक नया अरेंजमेंट प्रोवाइड करवा दिया गया है। उसमें आप देखेंगे कि आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं पढ़ा पाऊँगा, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से नहीं बल्कि लाइव आप देखेंगे कि आपके सामने एक बोर्ड रहेगा, बोर्ड पे मैं बराबर प्रॉब्लम को सॉल्व कराऊंगा, टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा। तो इस तरीके से अपनी पढ़ाई होगी। जैसा कि आपको पता है कि डिप्लोमा मैथमेटिक्स वाला जो कोर्स है उसके लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से 5 अलग अलग कोर्स आउटकम्स पहले से तय किए गए हैं। जहाँ तक कोर्स आउटकम का सवाल है, कोर्स आउटकम को आप इस तरीके से लीजिए कि उस पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या एक्सपर्टी आने वाली है, आपका नॉलेज किस डायरेक्शन के अंदर गेन करेगा, ये कोर्स आउटकम के द्वारा डिसाइड होता है। या इस बात को ध्यान में रख के कोर्स आउटकम बनाए गए हैं, और वो सारे कोर्स आउटकम कहीं ना कहीं जो मैथमेटिक्स का आपका सिलेबस है उसके अंदर जो कंटेंट आ रहे हैं उन कंटेंट को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। जहाँ तक कंटेंट का सवाल है, आप किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा कर रहे हैं सभी के लिए मैथमेटिक्स कॉमन होता है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी टॉपिक रखे गए हैं वो टॉपिक इस तरह से हैं कि वो आपको आगे जाके जो भी आपके सब्जेक्ट मेन जो ब्रांच स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं जब आप उनको पढ़ेंगे तो उनको पढ़ने में आपके लिए वो हेल्पिंग टूल की तरह काम में आएंगे। तो मैथ्स वैसे आप जानते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमारे लिए यूज़फुल भी है, क्योंकि हम फ्यूचर के अंदर क्या बनने वाले हैं, डिप्लोमा इंजीनियर, और डिप्लोमा इंजीनियर से आप डिग्री इंजीनियर भी बन सकते हैं आगे जाके। तो ऐसा आपको पता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला कोर्स आउटकम है, या यूँ कहें कि जो पहला यूनिट है, उस पहले यूनिट के जो कंटेंट हैं आप देखेंगे कि वो कंटेंट भी वहाँ पर 3 अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं, और 3 अलग अलग पार्ट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या बनाए गए हैं, लर्निंग आउटकम बनाए गए हैं। यानी कोर्स आउटकम, और कोर्स आउटकम के बाद क्या आ गया, लर्निंग आउटकम। तो जितने भी कोर्स आउटकम हैं उनमें से हर कोर्स आउटकम के लिए 3-3 लर्निंग आउटकम वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो जो पहला लर्निंग आउटकम है पहले कोर्स आउटकम का, उसके अंदर जो भी कंटेंट है उन कंटेंट को ध्यान में रख के आज का जो लेक्चर है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। आप देखेंगे कि उसके अंदर जो कंटेंट आ रहा है वो क्या है, अलजेब्रा से रिलेटेड, क्योंकि जो पहला कोर्स आउटकम है वो अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स इन 2 मैथ्स के टॉपिक्स को लेकर बनाया गया है। या यूं कहें कि जो पहला यूनिट है उसके अंदर मैथ्स के जो टॉपिक आ रहे हैं वो अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हैं। तो जो पहला लर्निंग आउटकम आ रहा है स्टूडेंट्स, वो काय के लिए है, अलजेब्रा के लिए। अलजेब्रा के उसमें अलग अलग पार्ट्स आएंगे, और यहाँ पर जो पहला लर्निंग आउटकम है उसके अंदर जो सबसे पहले कंटेंट आने वाला है वो होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये वहां पर रहेगा। अब ये क्या होता है ये अपन अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन परम्यूटेशन पढ़ेंगे, लेकिन परम्यूटेशन को स्टार्ट करने के लिए भी मुझे यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आपको सबसे पहले बतानी पड़ेगी। आप देखते हैं कि मैथ्स में अलग अलग टाइप की टर्म्स होती हैं, और वो सारी टर्म्स आपको तभी बताई जाती है जब वो कहीं ना कहीं काम में आने वाली है। तो हम यहाँ पे जो परम्यूटेशन पढ़ने वाले हैं उस परम्यूटेशन के लिए हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे रिक्वायर्ड जो टर्म है वो क्या है, फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब क्या होता है अभी अपन देखेंगे। एक प्रकार का सिंबल आएगा, एक प्रकार का नोटेशन आएगा जो कि इस तरीके से होता है, आइदर इन दिस से और इन दिस से। ये इसमें यहां पे डॉट आता है। तो इस प्रकार से फैक्टोरियल का जो नोटेशन होता है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए ये क्या होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाती है, ये सारी चीजें अभी हम देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बता रहा हूं
कि फैक्टोरियल जो निकाला जाता है वो पॉजिटिव होल नंबर्स का निकाला जाता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है उसको फैक्टोरियल कहा जाता है। और फैक्टोरियल निकाला जाएगा किनका? पॉजिटिव होल नंबर्स का। पॉजिटिव होल नंबर्स इट मींस 0, 1, 2 लाइक दिस। इस प्रकार के जो नंबर्स हैं उनका क्या निकाला जा सकता है? फैक्टोरियल निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे, कैसे उसको पढ़ा जाएगा, सबसे पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे? परम्यूटेशन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो ऐसा लिखा मैंने और ये लिखा 0। या फिर क्या भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था इसके लिए एक तरीका ये भी होता है, या तो ऐसा लिखेंगे या ऐसा लिखेंगे, लेकिन इसको क्या पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0, ओके। और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। ये एक प्रकार से हमें क्या करना है? याद रखना है। जहां तक इसके प्रूफ की बात करें तो जो हायर मैथमेटिक्स वाला पोर्शन होता है, जो हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं जो लोग, वो इसका डेरिवेशन भी पढ़ते हैं और वहां पर वे प्रूव कर देते हैं कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो उस पर हमें जाना नहीं है, हमें यहाँ पे डायरेक्टली याद रखना है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टोरियल 1। तो फैक्टोरियल 1 इट इज वंस अगेन 1। उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 into 1। देखिए मैंने आपसे कहा था कि फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। आप देखिए फैक्टोरियल 2 को मैंने क्या लिखा है? 2 into 1, और 2 into 1 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। नेक्स्ट ये क्या है? फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है? 3 into 2 into 1। क्लियर? और 3 into 2 into 1 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, लाइक दिस। उसके बाद हम निकालते हैं फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 कितना हो जाएगा? 4 into 3 into 2 into 1, और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। इस प्रकार से आप किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं? फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, ओके। अब यहां पर हम बात करें फैक्टोरियल 4 की, और आपके सामने फैक्टोरियल 3 भी है। आप दोनों को अगर ध्यान से देखें तो फैक्टोरियल 4 की जो एक्सप्रेशन आ रही है उसमें आप देख रहे हैं कि 4 into आगे क्या है? 3 into 2 into 1। 3 into 2 into 1 को मैं क्या भी लिख सकता हूं? फैक्टोरियल 3। तो यहां पर ये जो 3 into 2 into 1 आ रहा है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं? फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 4 हमारा कितना हो गया? 4 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 3। यानी फैक्टोरियल 4 को ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक। अब आप देखिए कि इसको और हम आगे बढ़ाएं, तो और आगे बढ़ा के क्या कर सकते हैं? मैं 4 into 3 लिखता, और 4 into 3 के बाद जो 2 into 1 आ रहा है, मैं 3 into 2 into 1 के बजाय खाली 2 into 1 को लिखता। तो 2 into 1 को क्या लिख सकता था? फैक्टोरियल 2। तो यही फैक्टोरियल 4 हमारे लिए क्या भी बन सकता था? 4 into 3 into फैक्टोरियल 2, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन कंप्लीटली जब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर कितना आएगा? 24 ही आएगा। तो यहां पर यह भी हमारे लिए बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है कि किसी भी नंबर के फैक्टोरियल को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास फैक्टोरियल 5 है, तो फैक्टोरियल 5 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5 into फैक्टोरियल 4, ओके। और यदि हम चाहें तो इसको क्या भी लिख सकते हैं? 5 into 4 into फैक्टोरियल 3, ऐसा भी लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया आपको? और यदि हम चाहें तो इसको क्या भी लिख सकते हैं? 5 into 4 into 3 into फैक्टोरियल 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। और अगर डायरेक्टली पूरा लिखें तो फैक्टोरियल 5 कंप्लीटली क्या हो जाएगा? 5 into 4 into 3 into 2 into 1, सबको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 120। ये फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है। इस प्रकार से किसी भी नंबर के फैक्टोरियल को निकाला जा सकता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा देखिए कि आगे हम बात करें
मान लीजिए हमारे पास कोई कैलकुलेशन है और मुझे एक वैल्यू निकालने को कहा गया है, और वो वैल्यू क्या निकालनी है, मुझे निकालनी है फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8 की वैल्यू निकालने को कहा गया है कि ये वैल्यू निकालो। अब फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8 की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या ऐसा करूंगा कि फैक्टोरियल 8 10 को पहले लिखूं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और पूरा 1 तक। ऐसा करने के बजाय मैं क्या करूंगा, फैक्टोरियल 10 को लिख दूंगा 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 और नीचे फैक्टोरियल 8 मेरे पास है। फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल हो जाएगा और 10 और 9 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 90। ये मेरे पास फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8 की वैल्यू आ गई। इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप किसी भी फैक्टोरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल हमारे लिए डायरेक्टली काम का नहीं है, लेकिन फैक्टोरियल कहां पे काम में आने वाला है, जो पहला लर्निंग आउटकम है पहले कोर्स आउटकम का, उस लर्निंग आउटकम के अंदर जो चीजें आने वाली है, जो टॉपिक आने वाले हैं वो क्या है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, और उसके बाद आप देखेंगे कि एक आएगा बाइनोमियल थ्योरम, हिंदी में बोलते हैं क्रमचय, संचय और द्विपद प्रमेय। उन सभी के अंदर आप देखेंगे कि फैक्टोरियल वाला जो सिंबल है ये हमारे काम में आएगा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं अब आगे, और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको समझ में आ गया। तो अब जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर हम आ रहे हैं, और वो क्या है, परम्यूटेशन, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता है क्रमचय। देखिए परम्यूटेशन जिसका हिंदी नाम क्रमचय है, उसका सीधा सीधा क्या मतलब होता है, क्रमचय। क्रमचय का मतलब है अलग अलग क्रमों में अरेंज करना, अलग अलग ऑर्डर में अरेंज करना, अलग अलग क्रमों में जमाना। अलग अलग क्रमों में जमाने से क्या मतलब है, आप क्रमों में जमाने की बात में कर रहा हूं तो किसको क्रमों में जमाएंगे, अलग अलग क्रमों में किसको जमाएंगे, दी गई वस्तुओं को। दी गई वस्तुओं को इट मींस क्या, कि यदि हमें कुछ ऑब्जेक्ट दिए जाएं, कुछ वस्तुएं दी जाए जो कि कुछ भी हो सकती है, वो सिंबल भी हो सकते हैं, वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, सिमिलर ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और जब आपको उनको अलग अलग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो ये तय करना कि जब उन गिवन ऑब्जेक्ट्स को आप अलग अलग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो उन्हें अरेंज कितने तरीकों से किया जा सकता है। जैसे यहां पर हम एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, ये मान लीजिए आपके पास ए बी सी, ये जो मैंने लिए हैं ये 3 अल्फाबेट है, ठीक है ना, 3 अल्फाबेट है, आपके लिए क्या है, 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। अलग अलग क्यों, कोई भी एक से दूसरा मैच नहीं कर रहा है, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, तो हमारे पास क्या है, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का एक सेट है, 3 अलग अलग वस्तुओं का एक समुच्चय है। अब हमें करना क्या है, ये जो 3 अलग अलग वस्तुओं का समुच्चय आ रहा है, हमारा पर्पस ये है कि ये जो 3 वस्तुओं का समुच्चय है, इसके अंदर जो 3 वस्तुएं आ रही है उनको यदि हमें अलग अलग क्रमों में जमाने को कहा जाए, अलग अलग ऑर्डर में अरेंज करने को कहा जाए, तो हम यहां पर ये देखेंगे कि इनको अलग अलग क्रमों में कितने प्रकार से जमाया जा सकता है। तो देखिए ये जो 3 ऑब्जेक्ट हैं, इन 3 ऑब्जेक्ट को अगर मैं अलग अलग ऑर्डर में अरेंज करूं तो इनको अरेंज करने का पहला तरीका हो सकता है ए बी सी, पहले ए उसके बाद बी उसके बाद सी, ये उनके बीच में मैंने एक ऑर्डर रखा कि पहले ए को बिठाया, उसके बाद बी को बिठाया, उसके बाद फिर मैंने किसको बिठाया, सी को बिठाया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ए सी बी। आप यहां पर देखिए कि जो पहला तरीका है और जो दूसरा तरीका है दोनों अलग अलग है ऑर्डर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर, क्रम के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहला तरीका अलग है, दूसरा तरीका अलग है। पहले तरीके में ए बी सी के बीच में क्रम यह है कि पहले ए है फिर बी है फिर सी है, और दूसरे में क्रम यह है कि ए है सी है फिर बी है। तो ये एक अलग क्रम है और ये एक अलग क्रम है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका हो सकता है बी ए सी। अब आप ये देखिए कि यहां पर जो तीसरा वाला मैंने तरीका बताया है, ये तीसरा तरीका इन दोनों तरीकों से अलग है क्रम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर, ठीक है। और क्या हो सकता है, तो और हो सकता है बी सी ए, और क्या हो सकता है सी ए बी, और क्या हो सकता है सी बी
ए। अब आपसे ये कहा जाए कि क्या इन ऑब्जेक्ट को इन 6 अलग अलग क्रमों में मैंने जमा के आपको बताया है, क्या इन 6 तरीकों के अलावा क्या वहां पर कोई 7वां तरीका भी है जिसके द्वारा आप इन ऑब्जेक्ट को अरेंज कर सकें? तो आप देखेंगे कि इन 6 तरीकों के अलावा 7वां तरीका ढूंढने की हम कोशिश करेंगे तो वो हमें वहां पर नहीं मिलेगा। आप किसी भी तरीके से जमाएं तो आप देखेंगे कि जो भी हम जमा रहे हैं वो ऑलरेडी पहले हम जमा चुके हैं। तो आंसर ये आया कि अगर आपके पास 3 वस्तुएं होती है, 3 ऑब्जेक्ट होते हैं, तो 3 ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग कितने तरीकों से जमा सकते हैं? 6 तरीकों से जमा सकते हैं। या यूं कहें कि 3 ऑब्जेक्ट को 6 अलग अलग प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। समझ आया आपको? तो ये चीज हमने यहां पे देखी। अब ये तो 3 ऑब्जेक्ट का सेट था। मान लीजिए सेट वहां पर बढ़ा दिया जाए, यानी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वहां पे अगर बढ़ा दिए जाए, मान लीजिए आपके पास जो सेट है उसमें 4 ऑब्जेक्ट हैं, ए बी सी एंड डी, ये सेट लिया। अब आप देखिए 3 से ऑब्जेक्ट मैंने बढ़ा दिए 4। अब इन 4 ऑब्जेक्ट को मुझे अलग अलग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहां पे 3 की जगह मुझे 4 को अरेंज करना है, क्योंकि जो मुझे सेट दिया है उसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं? 4 ऑब्जेक्ट। और मैं यहां पर सेट में जितने ऑब्जेक्ट हैं उन सभी को लेकर उन्हें अरेंज कर रहा हूं, सभी को लेकर अरेंज कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पर 4 ऑब्जेक्ट है और 4 में से चारों को लेकर यदि मुझे उन्हें अरेंज करना है तो डेफिनेटली यहां पर तरीकों की संख्या 6 से कहीं ज्यादा होगी। कितनी होगी इसका आंसर अभी आपके पास नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कौन सा फॉर्मूला काम करेगा वो अभी हमने नहीं देखा है, उसको हम देखने वाले हैं। लेकिन मान लीजिए इन 4 ऑब्जेक्ट को मुझे अलग अलग क्रमों में जमाना है। तो जैसे आपने जमाया ए बी सी डी, फिर मैंने जमाया ए बी डी सी, ऐसे अलग अलग क्रमों में मैं जमाऊंगा तो मैं सारे तरीके एक के बाद एक लिख पाऊं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तरीकों की संख्या 6 नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो सेट है वो बड़ा है, उसमें 3 की जगह कितने ऑब्जेक्ट हैं? 4। तो डेफिनेटली वहां पर अरेंज करने के तरीके भी ज्यादा होंगे। कितने होंगे ये भी आप नहीं बता सकते हैं, उस पर मत जाना कि 3 हुए, 3 थे तो 6 हुए, 4 हैं तो 8 होंगे, ऐसा नहीं है। क्या फॉर्मूला काम कर रहा है वो भी हम देखने वाले हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देखेंगे कि जब 4 ऑब्जेक्ट होते हैं और 4 ऑब्जेक्ट को जब मुझे अलग अलग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो मैं 24 तरीकों से अरेंज कर सकता हूं उन्हें। कितने तरीकों से? 24। 3 के लिए कितने तरीके बने थे? 6 बने थे, जबकि 4 के लिए कितने तरीके बन रहे हैं? 24। ये आप देखें। तो अभी आप जो सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला ऐसे होगा वैसे होगा, उस पे ना जाए, अभी हम एग्जैक्टली देखने वाले हैं। ये तो 4 थे तो 24 आए। मान लीजिए इसमें ऑब्जेक्ट की संख्या और बढ़ा दी जाए, 5 ऑब्जेक्ट कर दें, तो डेफिनेटली वहां पर उनको अलग अलग क्रमों में जमाने के तरीके भी बढ़ जाएंगे। अब बढ़ के कितने होंगे और क्या हम उन्हें एक के बाद एक लिख पाएंगे? अभी 24 तरीके आपको कहा जाए कि उन 24 के 24 तरीकों को लिखो, तो आप वहां पे नहीं लिख पाएंगे। आप कई सारे छोड़ देंगे, कई सारे मिस हो जाएंगे और आप पूरे 24 तरीके वहां पे नहीं लिख पाएंगे, जो कि डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है देखना। तो ये जो अलग अलग तरीके बन रहे हैं, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जो हमें ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट दिए थे और जब 3 ऑब्जेक्ट को आपने अलग अलग प्रकार से लिखा, तो दिए गए ऑब्जेक्ट्स को जब हम अलग अलग प्रकार से लिखते हैं, अलग अलग प्रकार से अरेंज करते हैं, तो अलग अलग प्रकार से अरेंज करने के बाद जो वहां पर तरीके बन रहे हैं, उन सभी तरीकों को उन ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन या क्रमचय कहा जाता है। तो 3 ऑब्जेक्ट वाला जब सेट था तो उसके लिए टोटल कितने परम्यूटेशन बने? 6। टोटल कितने क्रमचय बने? 6। 3 वस्तुओं के समुच्चय के लिए 6 क्रमचय बने। 3 ऑब्जेक्ट के सेट के लिए 6 अलग अलग परम्यूटेशन वहां पर बने। ओके, तो ये चीज यहां पर हो रही है। ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट वाला सेट था तो 4 ऑब्जेक्ट वाले सेट के लिए टोटल कितने परम्यूटेशन बनेंगे? 24 परम्यूटेशन बनेंगे। वो हमने अभी बनाए नहीं है, लेकिन अगर आप बनाएंगे तो कितने बनेंगे? 24। तो ये जो अलग अलग प्रकार से हम अरेंज करते हैं, जब उन ऑब्जेक्ट को अलग अलग क्रमों में लिखते हैं, तो उनको जमाने का प्रत्येक तरीका, उनको अरेंज करने का हर तरीका एक क्रमचय या परम्यूटेशन कहलाता है।
तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। दी गई वस्तुओं को जब अलग अलग क्रमों में जमाया जाए तो उन्हें जमाने का प्रत्येक तरीका उन वस्तुओं का क्रमचय कहलाता है। When given objects are arranged in different manners, then each manner is called as permutation of given object. Is it clear? यहां पर एक बात ध्यान दीजिए जो महत्वपूर्ण है कि जितने भी ऑब्जेक्ट सेट में थे उन सभी ऑब्जेक्ट को मैंने लिया। 4 थे, 4 में से चारों को लिया। 3 थे, 3 में से तीनों को लिया और उनको मैंने अलग अलग ऑर्डर में अरेंज किया। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि 4 ऑब्जेक्ट वाला सेट है और 4 ऑब्जेक्ट वाले सेट में से कोई 3 ऑब्जेक्ट लेकर उनके परम्यूटेशन बनाओ। उनके परम्यूटेशन बनाओ मतलब उनको अलग अलग ऑर्डर में अरेंज करो बाय टेकिंग एनी 3 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ गिवन 4। यानी जरूरी नहीं है कि जितने ऑब्जेक्ट आपको सेट में दिए जाएं उन सभी को लेकर परम्यूटेशन बनाने की स्थिति बने। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनमें से सारे नहीं बल्कि उनमें से कुछ को लेकर आपको परम्यूटेशन बनाना हो। तो अभी हमने जो केस लिया है वो ये है कि जितने भी ऑब्जेक्ट थे सबको लिया। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि एक और अलग तरीके से इन चीज को देखते हैं, उसके बाद फिर अपन इसके फॉर्मुलेशन पे आएंगे। ओके, देखिए जो पहला एग्जांपल लिया था मैं दोबारा लेता हूं। या मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट का सेट था ABC, 3 ऑब्जेक्ट है और 3 ऑब्जेक्ट में से मान लीजिए ये टोटल इसमें कितने ऑब्जेक्ट हैं 3 और 3 में से मुझे 2 लेना है और उनके परम्यूटेशन बनाना है। मतलब मुझे ये कहा गया है कि 3 में से कोई से भी 2 ऑब्जेक्ट लो और उनके परम्यूटेशन बनाओ। तो 3 में से जब मुझे कोई से भी 2 ऑब्जेक्ट लेना है, कोई से भी 2 लेना है तो मैं अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ भी ले सकता हूं, लेकिन मुझे सारी स्थितियों पे विचार करना होगा कि क्या क्या ले सकते हैं। तो 3 में से 2 मैं ए भी ले सकता हूं और जब मैं ए भी लूंगा और लेने के बाद उनको अलग अलग क्रमों में जमाऊंगा तो कैसे जमा सकता हूं, एक ए बी, दूसरा क्या हो सकता है बी। बस ये 2 अलग अलग क्रम है, 2 अलग अलग ऑर्डर है। तो 3 में से 2 ऑब्जेक्ट लिए और 2 ऑब्जेक्ट लेने के बाद मैंने उनको अलग अलग क्रमों में जमा दिया। लेकिन आप कहेंगे 3 में से 2 आपने ए भी लिए, कोई से भी 2 ले सकते थे तो हम बी सी भी ले सकते हैं। तो यदि हम बी सी लेते तो उन्हें जमाने के वापस 2 तरीके आ जाते, बी सी और एक क्या हो जाता सी बी। क्लियर? लेकिन जरूरी नहीं है कि बी और सी लें या ए और बी लें, हम क्या भी ले सकते हैं ए और सी। तो जब ए और सी लेंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा वापस 2 तरीके बन जाएंगे, ए सी और एक क्या बन जाएगा सी ए। तो आप जो यहां पर देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि 3 ऑब्जेक्ट में से अगर कोई से भी 2 ऑब्जेक्ट लिए जाएं और उनको अलग अलग ऑर्डर में अरेंज किया जाए, उनको अलग अलग क्रमों में जमाया जाए तो 3 में से 2 लेना और उनको अलग अलग क्रमों में जमाना, यानी 3 में से 2 लेकर उनके परम्यूटेशन बनाना। तो 3 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट को लेकर जब हमने परम्यूटेशन बनाए तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने बने 6। और जब 3 ऑब्जेक्ट में से मैंने तीनों लिए थे, 3 में से मैंने तीनों लिए थे तो 3 में से तीनों लेने के बाद भी मेरे पास कितने परम्यूटेशन बने थे 6। और 3 में से जब मैंने 2 लिए तो भी मेरे पास कितने परम्यूटेशन बने 6 बने। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि 3 में से कितने भी लें परम्यूटेशन 6 ही बनेंगे। 3 में से 3 लिए तो 6 बने, 3 में से 2 लिए तो 6 बने, लेकिन 3 में से अगर एक लिया जाए तो फिर परम्यूटेशन 6 नहीं बल्कि कुछ और बनेंगे। 3 ऑब्जेक्ट हैं और 3 में से मुझे कोई एक लेना है और फिर परम्यूटेशन बनाना है। तो 3 में से कोई भी एक लेना है तो मैं क्या लूंगा, ए ले लिया। और जब ए को मुझे ए का परम्यूटेशन बनाना है तो क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है तो मैं कैसे अलग अलग ऑर्डर में उन्हें अरेंज करूँ। एक ही ऑब्जेक्ट है तो बस एक ही बनेगा कि ये है, इसके अलग अलग ऑर्डर तो बनेंगे नहीं। तो 3 में से एक लिया तो उसका एक परम्यूटेशन बनेगा ए। 3 में से मैं जरूरी नहीं कि ए लूं, बी लूं तो परम्यूटेशन क्या बन जाएगा बी, सी लूं तो परम्यूटेशन क्या बन जाएगा सी बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कितने परम्यूटेशन बने 3। तो 3 में से जब मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया तो कितने परम्यूटेशन बने 3। 3 में से 2 लिए तो कितने परम्यूटेशन बने 6 और 3 में से तीनों को लिया
तो भी कितने परम्यूटेशन बने? 6 बने। ठीक है ना। अब 4 वाला एग्जांपल भी हमारे सामने है कि 4 हमारे पास थे और 4 में से चारों को लेकर अगर मैं अलग अलग ऑर्डर में अरेंज करूं, मैंने उनको अलग अलग ऑर्डर में अरेंज करके बताया नहीं है क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ी चेन बनेगी, बहुत बड़ी सीरीज बनेगी। टोटल कितने परम्यूटेशन निकल के आएंगे? 24। आप निकाल के देख सकते हैं 24 परम्यूटेशन बनेंगे, है ना। 24 के अलावा अगर 25वां बनाने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल नहीं बनेगा, है ना। अलग अलग कितने बनेंगे? 24 बनेंगे। अब 4 में से यहाँ पे चारों को लिया, 4 में से मान लीजिए कि मुझे चारों को नहीं बल्कि कितनों को लेना है? 4 वाला सेट है, 4 वाला मेरा सेट है ए बी सी डी, ये 4 ऑब्जेक्ट है और 4 में से मान लीजिए मुझे कितने लेने हैं? 2। 4 में से 2 लेकर उनको उनके परम्यूटेशन बनाना है। अब आप यहाँ पे विचार कीजिए कि 4 ऑब्जेक्ट हैं, 4 ऑब्जेक्ट में से मुझे 2 लेना है और उनके फिर परम्यूटेशन बनाना है। 4 में से 2 ऑब्जेक्ट में कौन से ले सकता हूँ? 4 में से 2 ऑब्जेक्ट में कोई से भी 2 लूंगा क्योंकि मुझे कोई से भी 2 लेना है। तो मैंने कोई से भी 2 लेना है तो क्या लिए? मान लीजिए ए और बी लिए, और ए और बी लूंगा तो उनके लिए क्या बनेंगे परम्यूटेशन? एक बनेगा ए बी और दूसरा क्या बनेगा? बी। क्योंकि परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन का मतलब होता है अलग अलग ऑर्डर में उनको जमाना, और इन 2 ऑब्जेक्ट को अलग अलग ऑर्डर में जमाने के 2 ही तरीके हैं, एक ए बी दूसरा बी है। लेकिन वो ए बी लू जरूरी नहीं है, मैं ए सी भी ले सकता हूं। और जब मैं ए सी लूंगा तो क्या बनेंगे? ए सी और सी। लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं ए सी लूं, मैं ए डी भी ले सकता हूं। तो फिर मेरे पास 2 तरीके बनेंगे, ए डी और क्या बनेगा? डी। लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं ए डी लूं, मैं बीसी भी ले सकता हूं। बीसी मैंने ले लिया अभी तक। देखो मैं जो भी तरीके आपके सामने बना रहा हूं, 4 में से 2 ले रहा हूं और उनको अलग अलग ऑर्डर में जमा रहा हूं, लेकिन 4 में से जो 2 ले रहा हूं मैं हर बार वो अलग अलग है। यहाँ पे कहीं पे भी रिपीटेशन नहीं आ रहा है। आप देखिए कि जितने भी तरीके बन रहे हैं उनमें सब में अलग अलग है, तरीके भी अलग अलग है, ऑब्जेक्ट भी अलग अलग है। 4 में से कोई भी 2, तो 4 में से कोई भी 2 मैंने मान लीजिए बीसी ले ली है तो मेरे पास वापस 2 बन जाएंगे। क्या बन जाएगा? बीसी और एक क्या बन जाएगा? सी। ओके। अब मान लीजिए 4 में से 2 मैंने जरूरी नहीं कि बीसी लूं, मैं बीडी भी ले सकता हूं। तो वापस मेरे पास 2 तरीके बन जाएंगे, एक क्या बन जाएगा? बीडी और एक क्या बन जाएगा? डीबी। और क्या हो सकता है? तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी और बची कि 4 में से 2 मान लीजिए मैंने सीडी ले लिए तो मेरे पास क्या बनेगा? एक सीडी और एक क्या बनेगा? डीसी बनेगा। ये टोटल मेरे पास परम्यूटेशंस बनेंगे। टोटल कितने परम्यूटेशन बने? 12। अब आप देखिए 4 ऑब्जेक्ट थे और 4 में से मैंने कितने लिए? 2 लिए और 2 को लेके मैंने क्या बनाया? परम्यूटेशन बनाए। तो 4 ऑब्जेक्ट में से 2 को लेना और उनके जब परम्यूटेशन बनाए जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने आ रहे हैं? 12 आ रहे हैं। 4 में से चारों को लिया था तो कितने बने थे? 24। 4 में से 2 को लिया तो कितने बने? 12। और 4 में से 3 को लेंगे तो कितने बनेंगे वो अपन अभी देखेंगे। तो देखिए कोई ना कोई वहां पर एक फॉर्मूला होना चाहिए जिसको अप्लाई करके हम ये पता लगा सकें कि जो भी वस्तुओं का समुच्चय दे रखा है, जो भी ऑब्जेक्ट का सेट हमें दे रखा है, उनमें से कुछ या सभी को यदि लिया जाए तो टोटल कितने परम्यूटेशन बनेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला काम करता है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो फॉर्मूला मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सारी चीजें मैं आपको वेरीफाई करके बताऊंगा। जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है सारी चीजें हम वहां पे देखेंगे कि उस फॉर्मूले से वेरीफाई होगी। तो यहाँ पे आपके सामने एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और वो सिंबल है ऐसा। क्या पढ़ेंगे इसको आप? एनपीआर। एनपीआर इसका मतलब क्या होता है? एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ परम्यूटेशन, कुल क्रमचयों की संख्या जब एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को लेकर बनाए जाएं। यदि एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर उनके क्रमचय बनाए जाएं तो बनने वाले क्रमचयों की संख्या कितनी होगी? एनपीआर। यानी एन ऑब्जेक्ट वाले सेट में से आर ऑब्जेक्ट को लेकर यदि उनके परम्यूटेशन बनाए जाएं तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होंगे? एनपीआर। इज इट क्लियर? तो आर का मतलब है ली जाने वाली वस्तुओं की संख्या और एन का मतलब है दी गई वस्तुओं की संख्या। मतलब सेट के अंदर टोटल कितने ऑब्जेक्ट है वो एन होगा और आर का मतलब है उनमें से कितने लिए।
ठीक है ना। जैसे 3 थे, 3 में से अपन ने कितने लिए 2, ये 4 में से कितने लिए 2, 4 में से कितने लिए 3, 4 में से कितने लिए 4, 4 में से 5 ले सकते हैं क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि r की वैल्यू हमेशा यहां पर जो होगी वो n की वैल्यू से क्या होगी, लेस देन और इक्वल। r इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n, यानी r की वैल्यू हमेशा n से छोटी या n की क्या होगी, बराबर होगी। r कभी भी n से बड़ा नहीं होगा, कभी भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा 3p4। मेरी बात समझ में आ रही है? 3p4 नहीं होगा, 4p3 हो सकता है, 4p3 हो सकता है, बट 3p4 नहीं होगा, क्योंकि 3p4 का मतलब है 3 वस्तुओं में से 4 को लेकर कितने परम्यूटेशन बने ये आप निकालने जा रहे हैं। तो 3 में से 4 वस्तुओं को लेना तो पॉसिबल नहीं है, 4 में से 3 को लेना पॉसिबल है। तो NPR के अंदर जो नीचे वाला R होता है वो ऊपर वाले N, यानी नीचे वाला जो नंबर होता है वो ऊपर वाले नंबर के बराबर या फिर उससे क्या होता है, छोटा होता है। कभी भी ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा नहीं होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? अब देखिए हम आगे देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसके फॉर्मूले की हम बात करें तो NPR का फॉर्मूला ये होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। अब आप देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल आ गया। मैंने कहा था ना कि परम्यूटेशन जब पढ़ना है तो परम्यूटेशन के लिए फैक्टोरियल को आपको आना जरूरी है। फैक्टोरियल आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल को कैसे निकाला जाता है। अब आप देखिए कि NPR का फॉर्मूला आ गया, उसमें फैक्टोरियल आ गया। अगर आपने फैक्टोरियल नहीं पढ़ा होता तो यहाँ पे जाके आपको परेशानी आती कि भैया ये क्या टर्म आ गई, ये क्या सिंबल आ गया। तो इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अब आसानी से किसी भी इस प्रकार के टर्म को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये उसका फॉर्मूला हो गया। अब ध्यान दीजिए कि मैंने जो अलग अलग चीजें आपको बताई थी उन चीजों को अपन देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल जो अभी मैंने आपके सामने बताया उसमें आपने देखा कि 4 ऑब्जेक्ट मेरे पास थे और 4 में से मैंने कितने लिए, 4 में से मैंने 2 लिए और 4 में से 2 लेने के बाद मैंने देखा कि 4 में से अगर कोई से भी 2 ऑब्जेक्ट लिए जाए तो टोटल कितने परम्यूटेशन निकल के आते हैं, 12। अब आप देखिए कि यहाँ पर 4 में से 2 ऑब्जेक्ट लेकर कितने परम्यूटेशन बनेंगे, तो उसके लिए क्या होगा 4p2, क्योंकि NPR का मतलब मैंने क्या बताया, NPR का मतलब मैंने बताया नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बाय टेकिंग R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n गिवन ऑब्जेक्ट, यानी n दी गई वस्तुओं में से R वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, यह होता है अपना NPR। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 4p2। तो आप देखिए 4p2 को इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम कैलकुलेट करते हैं क्या बनेगा। आप देखिए NPR के लिए क्या फॉर्मूला है, फैक्टोरियल n यानी ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल। तो 4p2 के लिए क्या आएगा, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, फैक्टोरियल दिस माइनस दिस, इट मींस कितना आएगा 4 माइनस 2, ये कितना हो गया फैक्टोरियल 4 अपॉन कितना फैक्टोरियल 2। ओके, अब फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 क्या होगा, तो फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, मैंने आपको बताया था, और डिवाइडेड बाय क्या है फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, हमारे पास कितना आ गया 12। अब आप देखिए 4 में से 2 ऑब्जेक्ट को लेना है, तो 4 में से 2 ऑब्जेक्ट को लेने पर टोटल कितने परम्यूटेशन निकल के आ रहे हैं 12। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस प्रकार से आसानी से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि गिवन ऑब्जेक्ट के सेट में से जो ऑब्जेक्ट हैं उनको लेकर टोटल कितने परम्यूटेशन बनेंगे। तो जितनी भी चीजें हमने, जितने भी एग्जांपल देखे हैं उनके अंदर फाइनली जो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आए हैं उनको आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके देखेंगे तो सारी चीजें वेरीफाई हो जाएगी। एक मैंने आपको करके बताया, बाकी आप खुद वेरीफाई करके देखिए तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहां तक समझ में आया आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। मैं यहां पर आपको जो एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात बता रहा हूं उस पर आप गौर कीजिए, और वो गौर करने वाली बात यह है कि जो भी सेट मैंने यहाँ पे लिया है, जैसे ABCD लिया या फिर मैंने क्या लिया ABC लिया, ABCD लिया हो या ABC लिया हो, इन सभी के अंदर आप क्या देख रहे हैं, इन सभी के अंदर आप ये देख रहे हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे ऑब्जेक्ट क्या हैं, डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट है, तीनों अलग अलग हैं। यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट है, चारों अलग अलग हैं। यानी ये परम्यूटेशन की वो सिचुएशन है, परम्यूटेशन का वो केस है जिसमें जो भी सेट हमें दिया है उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे क्या हैं, डिफरेंट। लेकिन सेट आपके पास ऐसा भी हो सकता है जहां कुछ ऑब्जेक्ट सिमिलर हो,
कुछ ऑब्जेक्ट सिमिलर हो। जैसे मान लीजिए ये आपका जो सेट ABCD है, ये होता है ABAD, ABAD अगर ये सेट होता, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 ऑब्जेक्ट है, बट आउट ऑफ 4 2 ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर, ABAD ऐसा होता। तो जब इस प्रकार की सिचुएशन आती है, इस प्रकार की कंडीशन आती है, तो उसमें कितने परम्यूटेशन बनेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, वहां पे कैलकुलेशन कैसे होगी, वो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। तो इतना जो मैंने पोर्शन पढ़ाया है, इस पोर्शन को आप ध्यान से पढ़िए। उम्मीद है कि पिछले वाले लेक्चर के कंपैरिजन में ये लेक्चर आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें हमने 1 बाय 1 लाइव आपके सामने एक्सप्लेन की। तो अगली जो क्लास मेरी आएगी, उस क्लास के अंदर आज जो मैंने आपको भी जहाँ छोड़ा है कि ऐसा केस जहाँ पर जो सेट हमें दिया है, उस सेट के अंदर अगर कुछ ऑब्जेक्ट सिमिलर हो तो उस कंडीशन में परम्यूटेशन कैसे बनेंगे, वो हम वहाँ पर देखेंगे। और साथ में परम्यूटेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम को भी हम लेके सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, और वो टॉपिक हमारा क्या होगा, कॉम्बिनेशन। थैंक यू वेरी मच।